दोस्तों, एक बार पुनः आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और बात हो रही थी हिंदी में स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में, और जिसमें मैंने आपको बताया था स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान को बता दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान, यानी कि व्यंजनों को कहाँ से उच्चारित किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है व्यंजनों में, तो आती है बात वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे और पढ़ेंगे उच्चारण स्थानों में वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, जिन्हें कहा जाता है क, ख, ग, घ और अंगा। अंगा च, छ, ज, झ और इया। ट, ठ, ड, ढ और ड़। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। यानी कि 25 जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हें कहा जाता है वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत रखे गए हैं। जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन वर्णों को कहाँ से उच्चारित किया जाता है, तो सबसे पहले देखिएगा पा वर्ग, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो इन वर्णों को बोलने पर क्या होता है कि जो ओष्ठ होते हैं, जैसे बोलिएगा पा, फा, ब, भ, म, इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो जो मुख के जो ओष्ठ होते हैं, वो ओष्ठ आपस में क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं। यानी कि इसीलिए इन्हें कहा जाता है ओष्ठ व्यंजन। ये कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, तो ओष्ठ के द्वारा ये उच्चारित होते हैं, ओठों के द्वारा उच्चारित होते हैं। उसके बाद में बात आती है ता, था, दा, धा, ना। ये जो ता वर्ग के जो वर्ण हैं, इनको जब हम उच्चारित करते हैं या बोलते हैं तो बोलने पर क्या होता है, जब हम ता बोलते हैं, आप बोल के महसूस करिएगा ता, था, द, ध, न। जब हम बोलते हैं तो जीभ जो होती है वो दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको कहा जाता है दंत व्यंजन। उसके बाद में बात आती है ट, ठ, ड, ढ, ड़। जो टा वर्ग है, टा वर्ग को जब हम उच्चारित करते हैं तो उच्चारित करने पर क्या होता है कि जब हम टा, ठा, तो जो जिह्वा होती है वो तालु के पीछे अर्थात मूर्धा में जाती है और मूर्धा से पलट के आती है। इसीलिए कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धन्य के द्वारा उच्चारित होते हैं। और बात है व्यंजन की, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है मूर्धन्य व्यंजन। ऐसे च, छ, ज, झ, इया, अर्थात ये जो च वर्ग का है, इसको उच्चारित करने के लिए क्या होता है, जो जीभ होती है वो तालु की छत में लगती है, इसीलिए इनको कहा जाता है तालव्य व्यंजन। ठीक है, बात क्लियर है। अब का, खा, गा, घा, अंगा, जो ये वर्ण है, इनको उच्चारित कहाँ से होते हैं, ये कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। आप लोग अपने आप मन में 2-3 बार इनको बोलने का प्रयास करिए, बोल के देखिएगा, आपको स्वतः आप अपने आप से ये कर ले जाओगे और बेहतर आप करोगे। ठीक है, कोशिश करिएगा और मेरे इस वीडियो को 2-3 बार आप देखोगे, उसके बाद में आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा कहाँ से उच्चारित होते हैं, तो ओष्ठ के द्वारा। क्योंकि जब हम बोलते हैं पा, फा, बा, भा, मा, जब इनको बोलते हैं, तो जब हम इनको बोलते हैं या बोलने का प्रयास करते हैं, 2 ओंठ हैं वो आपस में क्या करते हैं, चिपकते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है, ओष्ठ के द्वारा। अब जब हम बोलते हैं ता, था, दा, धा, ना, जब हम इनको बोलते हैं तो जो जीभ होती है वो दांतों को छूती है, इसीलिए इनको दंत व्यंजन कहा जाता है। पूछ दिया जाएगा ता वर्ग के वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, तो आप तुरंत जवाब आपके पास होगा और बताओगे कि दंत के द्वारा ता वर्ग उच्चारित होता है। ऐसे ही टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, यानी कि ता वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, तो हम जब टा बोलते हैं, देखिएगा जीभ पलटती है, तालु के पीछे जाती हो, जैसे ही इस वर्ण को उच्चारित किया जाता है तब तक जीभ पलट के आगे आ जाती है, इसीलिए मूर्धन्य के द्वारा ये वर्ण उच्चारित होते हैं। ऐसे ही च, छ, ज, झ, इया,
यानी कि जो चा वर्ग है इसको बोलने पर क्या होता है, जो चा वर्ग को हम बोलते हैं या उच्चरित करते हैं तो जो मेरी जिह्वा है, जीभ कहाँ लगती है, मुंह में ऊपर, यानी कि तालू की छत में लगती है, मुख की छत में, अर्थात तालू को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको कहा जाता है तालव्य व्यंजन। आगे बात आती है कंठ। ठीक है, का, खा, गा, घा, अंगा, जब हम इन वर्णों को उच्चरित करते हैं अर्थात का वर्ग को जब हम उच्चरित करते हैं, आप देखिएगा, बोलिएगा क, तो देखिएगा प्रेशर कहाँ से पड़ता है, कंठ के द्वारा इन वर्णों को उच्चरित किया जाता है, इसीलिए इनको कंठ व्यंजन कहा जाता है। बात ये क्लियर हो गई, आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा ये सब। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद में अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन को कहाँ से उच्चरित किया जाता है, सबसे पहली एक बार और आपको मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद है य, र, ल और व। पहला नंबर य, र, ल और ये व, ये जो चार हैं, चार क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कभी कभी एग्जाम में या परीक्षाओं की दृष्टि से पूछ दिया जाता है, ऑप्शन दे देगा निम्न में से या निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है या निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो आप याद रखिएगा य, र, ल और व। ठीक है, आया ना बात, अब इतनी क्लियर हो गई। अब उसके बाद में आपको बताना उच्चारण स्थान के बारे में, या को कहाँ से उच्चरित किया जाता है, रा को कहाँ उच्चरित किया जाता है और ला को कहाँ से उच्चरित किया जाता है और वा को कहाँ से उच्चरित किया जाता है। जो या वर्ण है ये तालव्य के द्वारा उच्चरित किया जाता है, तालव्य। ठीक है, जब हम या बोलते हैं देखिएगा जीभ हल्की सी ऊपर उठती है और तालू को छूती है, इसलिए कहाँ से उच्चरित होता है, तालव्य के द्वारा उच्चरित होता है। बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं रा। जब हम रा बोलते हैं तो जीभ क्या होती है, हवा में लहराती है, और जब हवा में लहराएगी इसीलिए इसको कहा जाता है, कहाँ से उच्चरित होता है, मूर्धन्य के द्वारा उच्चरित होता है। बात क्लियर है। ठीक है, रा कहाँ से उच्चरित होती है, तो रा जो उच्चरित होती है या रा का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, मूर्धा होता है। और जो ला है, आप बोलिएगा ला, 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 कई बार बोलिएगा। देखो जीभ क्या होती है, दांत और मसूलों के पास में टिक होती है, यानी कि छूती है, यानी कि दंत प्लस मसूड़ा को ये टच करती है, दंत प्लस मसूड़ा को छूती है, यहाँ से उस पर सोती है। और इसको भैया बोलते हैं मेरे मित्रों, इसे बोलते हैं दंत और मसूड़ा को बोलते हैं वर्ष्य, वर्ष्य, वर्ष्य। ठीक है, बात क्लियर हुई, हो जाएगा ना। अब उसके बाद में बात आती है वाह, वाह, जैसे ही हम बोलते हैं वाह वर्ण को, वाह, 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 जब हम बोलते हैं तो ये दंतोष्ठ के द्वारा उच्चरित किया जाता है, यानी कि दंतोष्ठ के द्वारा ये उच्चरित होता है। बात क्लियर है। या जो है वो तालव्य के द्वारा यानी कि तालु के द्वारा उच्चरित किया जाता है। जो रा है वो मूर्धा के द्वारा उच्चरित किया जाता है। जो ला है वो दंत और मसूड़ा अर्थात वर्ष के द्वारा उच्चरित किया जाता है। जो वा है वो दंतोष्ठ के द्वारा यानी कि दंत के द्वारा और ओष्ठ के द्वारा, दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर ये क्या होता है, उच्चरित होता है। बात इतनी क्लियर हो गई। यानी कि अब हम बात हो गई है अंतस्थ व्यंजन की। अब जब अंतस्थ व्यंजन की हो गई है उसके बाद में बात हम लोग करेंगे अब ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहाँ से उच्चरित होते हैं, तो सबसे पहले बात पता होनी चाहिए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। श, श, श और हा। ये जो चार वर्ण हैं या अक्षर हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। चलो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर से आपको अभी दिखाई पड़ेगा बेहतर तरीके से। ठीक है, बात अब देखिएगा, आपको मैंने ये बता दिया है वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन आपको बता दिया गया, इनके उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया अंतस्थ व्यंजन। अब बात होगी ऊष्म या, इसी को कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन
ठीक है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, अब ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में देखिएगा ये वर्ण होते हैं श और हा। इसमें क्या होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, निम्न में एक सा दे देगा, कहेगा निम्न में से ये सा कहाँ से उच्चारित की जाती है। तो सदैव याद रखिएगा एक इन तीनों में से आपको एक सा याद रखनी है। एक सा जैसे मैंने मान लिया है, आपको ये याद है ये कहाँ से उच्चारित होती है, मूर्धन्य यानी कि मूर्धा के द्वारा। अब मूर्धा के ऊपर अभी वर्गों में क्या पढ़े थे, मूर्धन्य के द्वारा, मूर्धन्य के ऊपर आपने क्या पढ़ा था, तालु पढ़ा था। इसे कहा जाता है तालव्य सा। इस सा को कहा जाता है मूर्धन्य सा, और मूर्धा के नीचे कौन सा होता है, दंत होता है, तो इसे कहा जाता है दंती सा। और जो हा होता है वो कहाँ से उच्चारित होता है, वो उच्चारित होता है कंठ के द्वारा, ठीक है। वो उच्चारित कहाँ से होता है, तो कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। बात क्लियर हो गई। यानी कि श तालु के द्वारा उच्चारित होती है, और श मूर्धा के द्वारा उच्चारित होती है, और स दंत के द्वारा उच्चारित होता है, और हा जो होता है वो कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। बात इतना क्लियर हो गई। अब बात आई, ये सब आपको जब पता हो गया तो पता अब करना है संयुक्त व्यंजन कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान अब देखना है। संयुक्त व्यंजन आपको पता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं, ठीक है। चार प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था आपको, जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करते हैं उस व्यंजन को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। छा जो है वो का और सा से मिलकर बनता है। जो त्रा है वो ता और रा से मिलकर बनता है। जो ज्ञा है वो जा प्लस या से मिलकर बनता है। जो श्रा है वो शा और रा से मिलकर बनता है। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब जो का है इसका उच्चारण स्थान अभी आपको मैंने बताया था क्या है, कंठ है, कंठ है। और शा का स्थान कहाँ है, मूर्धा है, मूर्धा। तो कंठ मूर्धा के द्वारा कौन उच्चारित होता है, छा। छा कहाँ से उच्चारित होता है, या छा का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ और मूर्धा के द्वारा ये उच्चारित होता है। उसके बाद में जो त्रा है, जो मैंने बताया था अभी, ता वर्ग, ता ता, आप बोलिएगा ता, तो जीभ कहाँ होती है, दांतों को स्पर्श करती है, दांतों को छूती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दंत, दंत, ठीक है। और प्लस रा को कहाँ उच्चारित करते हैं, र, र जब हम बोलते हैं र, तो ये कहाँ से उच्चारित की जाती है, ये उच्चारित की जाती है किसके द्वारा, मूर्धा के द्वारा उच्चारित की जाती है, ठीक है। बात इतनी क्लियर हुई, आपको इतना समझ में आया, ठीक। तो अब हम आगे बात करते हैं, और आगे देखिएगा जो जा है, देखिएगा जब हम बोलते हैं चा छा जा झा, चा छा जा झा, तो चा वर्ग, और चा वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, चा वर्ग का में ही तो जा आता है, और जो ये होते हैं ये तालु के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। और इया जो है, इया, इया, इया भी चा वर्ग का ही पांचवा अक्षर है, इसीलिए ये तालु प्लस तालु, अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं तालु के द्वारा ये उच्चारित होता है। कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, ज्ञा। और ज्ञा किस प्रकार का वर्ण है, तो संयुक्त व्यंजन है। क्लियर हुआ। उसके बाद में बात आती है सा और रा। ये जो सा है ये कहाँ से उच्चारित होती है, देखते रहिएगा, ये तालु के द्वारा उच्चारित होती है, और जो रा है वो कहाँ से उच्चारित होती है, वो मूर्धा के द्वारा उच्चारित होती है। बात क्लियर हुआ। यानी कि संयुक्त व्यंजन आपको पता चल गया है, छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ठीक है। जो छ है वो का और सा से मिलकर बना है, का कंठ के द्वारा उच्चारित किया जाता है और सा मूर्धा के द्वारा उच्चारित किया जाता है, इसलिए छा जो है कंठ मूर्धा के द्वारा उच्चारित किया जाता है। त्रा है, ता और रा से मिलकर बना है, ता जो उच्चारित किया जाता है वो दंत से उच्चारित होता है, तथा रा जो है वो मूर्धा के द्वारा उच्चारित होता है, इसलिए जो त्रा है वो दंत और मूर्धा के द्वारा उच्चारित होता है। ज्ञा जो है वो जा प्लस इया से मिलकर बना है, जहाँ पर जा का उच्चारण स्थान तालु है और इया का भी स्थान तालु है, तो अर्थात हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो ज्ञा का स्थान है, उच्चारण स्थान है, वो
तालु है या तालव्य है। स्रा जो है वो सा प्लस रा से मिलकर बना है और जो सा है वो तालु के द्वारा उच्चारित की जाती है और रा है मूर्धा के द्वारा उच्चारित की जाती है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो स्रा है, स्रा का जो उच्चारण स्थान है वो तालु और मूर्धा है। बात क्लियर हुई? इतना आपको ये सब अच्छे से आया कि नहीं? ठीक है, बेहतर तरीके से मेरा प्रयास है आपको समझाने का। आप लोग एक दो बार मेरे वीडियो को देखोगे, ठीक है, बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। बहुत बार प्रश्न यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और आगे अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है घोष किसे कहते हैं। ठीक है, घोष के बारे में भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ते हैं भी अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में बात होगी। तो देखिएगा घोष किसे कहते हैं। ये घोष एक कहानी सुनिएगा आप लोग, इस माध्यम से आपको बेहतर तरीके से आएगा समझ में। घोष नाम का एक व्यक्ति है, इसके दो पुत्र हैं, एक का नाम है अघोष और दूसरे का नाम है सघोष। आ मतलब होता है नहीं, जो घोष जैसा नहीं है, और सघोष उसे कहते हैं जो घोष जैसा है, अर्थात जैसा घोष है वैसा ही सघोष है। तो हम सघोष को घोष भी क्या कहते हैं, बोल सकते हैं। बात क्लियर हुई? इतना आया। अघोष और सघोष या घोष बोलते हैं। अघोष, आ मतलब होता है बच्चा नहीं, और घोष मतलब होता है घोंसला। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला घर घर नहीं बनाता है? तो आपको पता है, कासे कोयल। बात क्लियर हुई? यानी कि ऐसा कौन सा पक्षी, घोष मतलब घोंसला, आ मतलब नहीं, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घर घर घोंसला नहीं बनाता है, उसका नाम है कासे कोयल। अब साघोष, ऐसा कौन, या घोष, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला घर घर बनाता है? तो उस पक्षी का नाम है गासे गौरैया। ये बात क्लियर हो गई? ये समझ में आया कि यानी कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो घर घर घोंसला नहीं बनाता है? तो कासे कोयल। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला घर घर बनाता है? तो गासे गौरैया। अब देखिएगा, आपको अभी तक मैंने क्या बताया था, आप पढ़ चुके हो का, खा, गा, घा, अंगा, ये वर्ग आप पढ़ चुके हो। चा, छा, जा, झा, या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, भा, मा। ये आप पढ़ चुके हो, ये 5 वर्ग। अब देखिएगा, ये किसी भी वर्ग का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, वर्ग तो जानते हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब आपको पता है अघोष मतलब, आ मतलब होता नहीं, घोष मतलब घोंसला। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो उसका नाम है, उस पक्षी का नाम है कासे कोयल। और सघोष या घोष, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला घर घर बनाता है? उस पक्षी का नाम है गासे गौरैया। अब हमको देखना है किसी भी वर्ग में का कौन से नंबर पे आता है। तो बच्चा देखो, मेरे बच्चे देखो, का किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। और जबकि सघोष में गा कौन से नंबर पे आता है? ये तीसरा आता है। अब इसके इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या छूट रही है? तो आपको बताओगे, तुरंत आपके पास जवाब होगा कि 2। अब एक के साथ में 2 आ जाएगा और इसके साथ में 3, 4 और 5 चला जाएगा। बात क्लियर? यानी कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है, तथा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर या वर्ण होता है वो सघोष या घोष होता है। आया? बिल्कुल आएगा, बेहतर तरीके से आएगा। अघोष में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष के अंतर्गत आता है।
और सघोष या घोष में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण या अक्षर जो होता है वो सघोष या घोष के अंतर्गत आता है। बात क्लियर है? अघोष में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष के अंतर्गत आता है। सघोष या घोष में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर होता है वो सघोष या घोष के अंतर्गत आता है। बात क्लियर हुई? ये तो वर्गों की बात क्लियर हुई। अब इसके बाद में क्या होता है? अघोष में तीनों सा अघोष में आती हैं और जितना भी बचा यानी कि शेष सभी वर्ण जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो सघोष या घोष में आते हैं। इतना बात भैया क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में ये आया? अगर समझ में आए, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट अवश्य करें। ठीक है? अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करें। ठीक है? देखिए, घोष दो, अघोष, सघोष या घोष। ठीक है? अघोष ऐसा कौन सा पक्षी है जो घर घर घोंसला नहीं बनाता है? उसका नाम है का से कोयल। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो घर घर घोंसला बनाता है? वो गा से होता है गौरैया। एक पक्षी का नाम है। और का जो है किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है और जो गा है वो किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो का के साथ में पहला, दूसरा यानी कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा जो वर्ण या अक्षर होता है वो अघोष के अंतर्गत आता है। और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर या वर्ण है वो सघोष या घोष के अंतर्गत आता है। ठीक है? बात क्लियर? उसके बाद में अघोष में तीनों सा आती हैं तथा जितना भी शेष वर्ण बचता है वो सबका सब सघोष या घोष के अंतर्गत आता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, बात अब क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई घोष के बारे में। ठीक है? घोष के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको बेहतर तरीके से आएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न भैया जरूर पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। अगर हिंदी आती है आपके पेपर में किसी भी परीक्षा में तो अघोष, सघोष या घोष में से पूछा जाता है और अल्प प्राण और महाप्राण यहाँ से तो प्रश्न एक उठना ही उठना है, निश्चित ही उठता है। ठीक है? अब उसके बाद में ये घोष की बात हो गई। उसके बाद में अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में अब सुनिएगा। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में सुनिएगा। अब अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए भैया, अल्प प्राण और महाप्राण। भैया अल्प मतलब होता है कम और प्राण मतलब होता है वायु, और महा मतलब होता है अधिक और प्राण मतलब होता है वायु। जिन वर्णों को बोलने में कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, तथा जिन वर्णों के बोलने में, ठीक है, अधिक वायु की आवश्यकता होती है तो उन्हें कहा जाता है महाप्राण कहा जाता है। हिंदी विद्वान ने कोई भी एक मापक यंत्र नहीं बनाया जिसके माध्यम से हम बता सके कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। लेकिन क्या है, इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखिएगा, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। जैसे भी घोष और अघोष पढ़ लियो सेम वैसे पढ़िएगा। देखिएगा, अल्प मतलब होता है कम और प्राण मतलब होता है वायु, और महा मतलब होता है अधिक और प्राण मतलब होता है वायु। जिन वर्णों को बोलने में कम वायु की आवश्यकता हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, तथा जिन वर्णों को बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। एक आपने गिनती सुनी होगी 1 4 3, सुने हो कि नहीं? हाँ, अच्छा लगेगा, मुझे पता है। 1 4 3 का मतलब ये है, ये लिख दिया गया 1 4 3 का मतलब। ठीक है, ये 1 4 3 का मतलब ये होता है।
ठीक है, मैथ में 143। अब 143 है, यानी कि ये है कोई भी दो पुरुष हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है या चल रहा है ये सिस्टम। अगर इसमें इसके बीच में अगर एक व्यक्ति की एंट्री होती है तो क्या होगा, जैसे ही एक और आ जाएगा, यानी कि कोई भी एक स्त्री और पुरुष है या लड़का या लड़की है, उनका बीच में प्रेम प्रसंग अच्छे से चल रहा है। हाँ, प्रेम प्रसंग अच्छे बेहतर तरीके से चल रहा है। अगर किसी अन्य एक तीसरे व्यक्ति के उसमें एंट्री हो गई तो क्या होता है, प्रेम प्रसंग में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो अन्य व्यक्ति आया ना, तो क्या होगा, प्राण क्या होंगे, कम हो जाएंगे, अधमरा हो जाएगा। कम प्राण का मतलब ही होता है अल्प, अधमरा, अल्प प्राण मतलब कम प्राण। तो 143 में क्या होगा, एक जब ऐड हो जाएगा तो ये बन जाता है 153। अब जो शेष बचता है, शेष क्या बच रहा है, 2 और 4 बच रहा है। यानी कि हम सीधा सा हम ये आप याद रखा, आपको बताना चाहते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, तथा किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। बात क्लियर है। यानी कि अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का पहला, पांचवा और तीसरा जो वर्ण या अक्षर होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, तथा महाप्राण के अंतर्गत किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण या अक्षर आता है। ये तो वर्गों की बात हो गई। अब बात चलेगी, कुछ और बचते हैं। जैसे क्या होता है कि इसमें महाप्राण में क्या होता है, श और हा, या हम इन्हीं वर्णों को हम क्या सीधा सीधा सा बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसमें आते हैं, वो महाप्राण में आते हैं, तथा जितना शेष, जो शेष सभी वर्ण होते हैं वो किसमें आते हैं, वो आपके आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। ठीक है, बात क्लियर हुई। हाँ, आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा ना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं स्वरों का निर्धारण। ठीक है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है स्वरों का निर्धारण, यानी कि स्वरों का निर्धारण का मतलब होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे ये भी आप देख लीजिएगा। आपको व्यंजनों का उच्चारण स्थान आपको बता दिया गया, घोष अघोष बता दिया गया। ठीक है, उसके बाद में आपको अल्प प्राण और महाप्राण भी बता दिया गया। अब आप सुन लीजिएगा कि स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है, यानी कि स्वर। ठीक है, स्वर कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, यानी कि स्वरों का प्रयोग। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आपको स्वर पता है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये स्वर है। ठीक है, बात इतनी स्वर, यानी कि 11, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्वर लिख लो। इसमें आपको जब निर्धारण करना होता है तो अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी कि हमको स्वरों का निर्धारण करना है, कौन अग्र है, कौन मध्य है और कौन है पश्च स्वर है। ठीक है, ये इतना लिख लिया गया, अग्र स्वर का निर्धारण, मध्य स्वर का निर्धारण और पश्च स्वर का निर्धारण। अब हमको निर्धारण करना है, इसके लिए एक गेम खेलते हैं हम लोग, एक खेल खेलते हैं। इसमें एक ये शर्त रहती है कि खेल वही खेलेगा जो जोड़े में होगा। देखिएगा, ये जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये जोड़े में नहीं है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है और ये भी जोड़े में नहीं। जो जोड़े में नहीं है वो खेल नहीं खेलेगा, ये शर्त है। उसके बाद में क्या होती है, अब आप ऐसा समझिएगा, कोई भी ये 3 व्यक्ति हैं XYZ, ये कहीं की कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं।
इसकी इसके साथ में पटरी नहीं खाती है और इसकी इसके साथ में पटरी नहीं खाती है। मतलब ये कोई भी सफर करेंगे तो इसमें से अपने गंतव्य स्थान तक एक ही जिंदा पहुंचेगा, या तो एक्स पहुंचेगा या तो वाई, क्योंकि इन दोनों में भीषण झगड़ा है। लेकिन झगड़ा ना हो तो इसलिए क्या होता है, अगर इसी में से देखो अभी तक एक्स वाई जेड बैठा था, अगर जेड बीच में बैठ जाए और एक तरफ एक्स बैठे एक तरफ वाई, अब समझिए ये व्यक्ति हैं, इसकी पटरी इन दोनों के साथ में खा रही है अच्छी सी, तो दोनों को जहां तक जाना है वो अच्छे से पहुंच जाएंगे अपने स्थान तक। ठीक है, तो वही चीज है जो आ है वो सबके साथ में लग जाता है। अगर का हम लिखते हैं तो का के साथ में क्या होता है, आ लिखा जाता है। आ किसी भी व्यंजन को हम लिखते हैं उसमें आ होता है, आ जरूर होगा, जरूर होगा, इसीलिए आ कहाँ बैठ जाता है, आ में। अब जब भैया आ में बैठ गया, ये उठ के यहाँ आ गया, तब अब आ सिंगल हो गया, और शर्त ये होती है गेम की, खेलेगा वही खेल जो जोड़े में है। बात क्लियर है। अब खेल खेलते हैं। ओ कहता है हमारे आगे कौन, तो कौन आगे उसके, ए और ए। आगे की बात तो वो आगे बैठ गए, ठीक है, ये आगे आगे बैठ गए। फिर उसके बाद में ऊ कहता है कि हमारे आगे कौन, तो उसके मुंह से निकलता है ई निकलता है, तो ये आके कहाँ बैठ गए, अभी अग्रम। अब जो भी बचा शेष वर्ण, ठीक है, वो सबका सब कहाँ आता है, पश्च स्वर में आता है। मतलब कौन पश्च स्वर में, आ, उ और री, और कौन है, ओ और ओ। ये वर्ण कहाँ आ जाते हैं, ये पश्च स्वर में आ जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक खेल खेला जाता है और खेल की एक नियम की एक शर्त है, खेलेगा वही जो जोड़े में है। और जोड़े में आपको मैंने बताया है, आ होता है जोड़े में, और ई होता है, उ होता है, और री जोड़े में नहीं है, ए और ए होता है जोड़े में। इसमें खेल की यही शर्त है, जो जोड़े में है वही खेलेंगे। लेकिन अब री जब नहीं है तो री को छोड़ दिया जाएगा। उसमें से जो आ है, आ की पटरी सबके साथ में खाती है, तो ये मध्य में आके बैठ जाता है। तो आ भी, ये जो बड़ा आ है, ये भी क्या होता है, ये खेल में शामिल नहीं होता है। अब ओ कहता है कि मेरे आगे कौन, तो इसके आंसर निकलता है ए, तो वो अग्र स्वर में आ जाते हैं। अब ऊ आ कहता है तो ई बोलता है, तो वो यहाँ बैठ जाते हैं। आ तो मध्य में आ ही गया था, जितना भी शेष बचता है वो पश्च स्वर में आ जाता है। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद है, आशा है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में अगर आपको पसंद ना आए या समझ में ना आया हो तो डिसलाइक करें, और अगर कुछ बेहतर करने का और प्रयास किया जाए तो इसमें आप अपना एक सुझाव भी दें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।